तो आज हमारा है लीस्ट कॉस्ट मेथड का दूसरा लेक्चर। इससे पहले वीडियो में हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे टोटल सप्लाई की वैल्यू हमारे पास है 76 प्लस 82 प्लस 77। तो ये हो जाएगा 76 प्लस 82 प्लस 77। तो ये हमारे पास इक्वल, तो इसका सम इक्वल है 235। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल डिमांड। यहाँ हमने लिख दी टोटल डिमांड की वैल्यू हमारे पास है 72, 102 और 41। तो यहाँ हम लिख देंगे 72 प्लस 102 प्लस 41। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा सम 215। तो अगर हम टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड की वैल्यूज़ को देखें तो हमारे जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन डिमांड है। तो जब भी हमारा सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होगा तो हम एक डमी कॉलम को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम न्यू टेबल फ्रेश टेबल को ड्रॉ करेंगे और वहाँ डमी कॉलम लिखेंगे D4 या डी डमी कॉलम। तो उस पर ज़ीरो कॉस्ट के साथ हम डमी कॉलम को ऐड करेंगे और सप्लाई की वैल्यू को माइनस करेंगे डिमांड से। जो भी वैल्यू आएगी तो वो हम डमी कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन डिमांड है। तो इसलिए हम यहाँ एक डमी कॉलम को ज़ीरो कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड एज द टोटल सप्लाई इज़ ग्रेटर देन टोटल डिमांड। कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जो टोटल सप्लाई है वो ग्रेटर देन है टोटल डिमांड से। तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि सप्लाई 235 है और डिमांड की वैल्यू 215 है, मतलब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है। सो वी ऐड डमी कॉलम विद कॉस्ट ज़ीरो। तो हम एक डमी कॉलम को ऐड करेंगे ज़ीरो कॉस्ट के साथ। यहाँ हमने अपना एक फ्रेश टेबल बना लिया और इसमें हमने डमी कॉलम को ऐड कर दिया ज़ीरो कॉस्ट के साथ। अब यहाँ हमें क्या करना होगा कि सप्लाई की वैल्यू को डिमांड की वैल्यू से माइनस करना होगा। यहाँ पे टोटल सप्लाई और ये टोटल डिमांड की वैल्यू है। तो टोटल सप्लाई माइनस टोटल डिमांड, तो 235 माइनस 215 जो भी वैल्यू आएगी उसको हम अपने डी डमी के कॉलम में यहाँ लिख देंगे। तो 235 माइनस 215, तो यह हमारे पास 20 आती है इससे वैल्यू। तो 20 को हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हमारा जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था उसको हमने बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया डमी कॉलम को ऐड करके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड से। अब हमें इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू को देखना होगा कि हमारे इस टेबल में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये 4, 8, 8, 0, 16, 24, 16, 0, 8, 16, 24 एंड 0। तो हमारे टेबल में जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो है 0। तो 0 0 हमारे पास 3 बार रिपीट हुआ है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली वैल्यू लूँगी 0 पे। तो इस 0 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 76 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास 20 है। 20 और 76 में लेस हमारे पास 20 है, तो 20 को हम अपने टेबल में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 20। तो चूँकि 20 हमारे टेबल में चला गया तो ये 0 हो जाएगा। एंड 76 माइनस 20, तो ये हो जाएगी 56। अब हमारा ये कॉलम ज़ीरो हो गया। क्योंकि इसकी डिमांड की वैल्यू, इस कॉलम की डिमांड की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो हम D4 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम D4 को D4 को हमने कैंसिल कर दिया। अब इसमें हम कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। अब हमारे टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये हैं। इसमें अब हमें देखना होगा कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमारे टेबल की मिनिमम वैल्यू 4 है यहाँ पे, और 4 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 56 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास 4 पे 72 है। 72 और 56 में लेस हमारे पास 56 है,
तो 56 को हम अपने टेबल में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 56। तो यहाँ से 56 ज़ीरो हो जाएगा और 72 माइनस 56 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16। अब हमारे जो ये रो है इसकी सप्लाई भी ज़ीरो हो गई, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे और 1 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी सप्लाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हमारे टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह गई 16, 24, 16, 8, 16 और 24। अब हमें इसमें देखना होगा कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमारे टेबल की मिनिमम वैल्यू 8 है। 8 पे हमारी जो सप्लाई है वो 77 है और डिमांड की वैल्यू 16 है। तो 77 और 16 में लेस हमारे पास 16 है। 16 को हम अपने टेबल में लिख देंगे यहाँ पे। ये 16 हो जाएगा 0 और 77 माइनस 16 तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 61। क्योंकि हमारी ये इसकी डिमांड भी, इस कॉलम की डिमांड भी 0 हो गई, मतलब D1 0 हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह गई 24, 16, 16 एंड 24। तो इसमें हमारे पास लेस वैल्यू 16 है, लेकिन 16 दो बार रिपीट हुआ है तो ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं और ये वाली भी। तो मैं ये वाली वैल्यू लूँगी। इसमें हमारे पास जो है तो सप्लाई की वैल्यू 82 है और डिमांड की वैल्यू 41 है। तो 82 और 41 में लेस हमारे पास 41 है। 41 को हम अपने टेबल में लिख देंगे। यहाँ से जो है तो 41 ज़ीरो हो जाएगा एंड 82 माइनस 41 से यहाँ पे आ जाएगी 41। क्योंकि हमारे D3 जो है तो वो भी ज़ीरो हो गई, इसकी डिमांड की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी कैंसिल हो गई। अब हमारे टेबल की दो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी 24 और 16। तो 24 और 16 में जो मिनिमम वैल्यू है वो 16 है। 16 पे जो हमारी सप्लाई की वैल्यू है वो 61 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास 102 है। 61 और 102 में लेस हमारे पास 61 है। तो 61 को हम अपने टेबल में लिख देंगे। यहाँ से 61 जो है तो वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो हमारे टेबल में आ गई और ये 102 माइनस 61 तो ये इक्वल हो जाएगा 41। अब हमारे जो कि ये रो भी ज़ीरो हो गई क्योंकि इसकी सप्लाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये ए की वैल्यू, क्योंकि बाकी सारे तो कैंसिल हैं, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ये लास्ट ही वैल्यू है 24 और 24 पे हमारी सप्लाई भी 41 है, डिमांड भी 41 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 41 एंड 41 माइनस 41 ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो इसको भी अब हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो गई। तो हमारे टेबल की हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया। ये हमारे पास एलोकेटेड सेल्स है जिसमें हमने जो है तो वैल्यूज़ फाइंड की 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलोकेटेड सेल्स हैं और ये वाली हमारी अनएलोकेटेड सेल्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मतलब कि हमारे अनएलोकेटेड सेल्स और एलोकेटेड सेल्स दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमने अपने अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ हमने एक फ्रेश टेबल ड्रा कर लिया क्योंकि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया तो उसमें कैंसिलेशन वगैरह थी, तो यहाँ हमने फ्रेश टेबल ड्रा करके वैल्यूज़ को लिख दिया। अगर हम देखें कि और यहाँ हमने जो है तो डमी कॉलम को D4 का नाम दे दिया। अगर देखें कि यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में जो है तो ये किस पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इसको देखें तो ये x11 पे वैल्यू है 56 और अगर इस वैल्यू को देखें तो x22 पे हमारे पास वैल्यू है 41, x23 पे हमारे पास वैल्यू 41 है और ये D4 है
और ये हमारे पास O3 मतलब x34 पे जो वैल्यू है वो 16 है और x32 पे जो वैल्यू है 61। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें ना ऐसे, तो x11 की वैल्यू है 56 और फिर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास x14, तो x14 पे वैल्यू है 20, x14 पे वैल्यू है 20। उसके बाद ये हमारे पास O2 है और D2 है मतलब x22 पे वैल्यू 41 है, तो x22 पे वैल्यू 41। फिर ये हमारे पास O2 D3 है मतलब x23 पे वैल्यू 41 है, तो x23 पर भी वैल्यू जो है वो 41 है। फिर ये हमारे पास O3 और D1 है मतलब x31 पे वैल्यू 16 है, x31 पे वैल्यू है 16। और इसके बाद ये वैल्यू O3 D2 मतलब x32 पे वैल्यू 61, सॉरी ये वैल्यू है 61। ये O3 D2 पे वैल्यू मतलब x32 पे वैल्यू है 61। अगर हम अपने एलोकेटेड सेल्स की पोजीशंस की तरफ देखें तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पोजीशन है, मतलब अगर हम यहाँ से एक क्लोज पाथ को ड्रा करें यहाँ पे, तो यहाँ से हम यहाँ नहीं आ सकते, वापस भी नहीं जा सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ से एक क्लोज पाथ ड्रा करें यहाँ पे, यहाँ से आ जाएंगे लेकिन यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, ना हम वापस टर्न कर सकते हैं। मतलब कि हमारे जो एलोकेटेड सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हैं, ये एक क्लोज पाथ को नहीं ड्रॉ कर सकते। और अगर हम देखें तो हमारे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इक्वल होते हैं m+n-1। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स हैं वो 6 हैं और m हमारे पास जो है तो वो रो होता है, तो रो हमारे पास 3 है और n हमारे पास कॉलम होते हैं, तो हमारे पास जो है तो 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो अगर हम इसको कर लें 3 + 4 - 1, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। मतलब कि हमारे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स जो हैं तो वो इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम जो थे हमारे ये फॉर्मूला। तो ये हमारे पास जो है तो डीजेनरेसी को, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन को शो करता है। अगर ये हमारे पास दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे जो एलोकेटेड सेल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे हैं और हमारे नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स जो हैं वो 6m+n-1 के इक्वल आ रहे हैं, ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन। कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन है। अब हम इस टेबल का मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारी जो कॉस्ट है ये मिनिमम आनी चाहिए। तो यहाँ हमने लिख दिया द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ गिवन बाय, हम क्या करेंगे जो हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो हमारी मिनिमम कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। मतलब कि 4 × 56 + 0 × 20 + 24 × 41 + 16 × 41 + 8 × 16 + 16 × 61। और हम ये जो मिनिमम कॉस्ट है एलोकेटेड सेल्स को लेते हुए फाइंड करेंगे, अनएलोकेटेड सेल्स से नहीं फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 ×
56, तो यहाँ हमने लिख दिए। तो 4 मल्टीप्लाई 56 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 224 प्लस 0 मल्टीप्लाई 20, तो ये 0 हो जाएगी। उसके बाद 24 मल्टीप्लाई 41 से हमारे पास 984 आ जाएगी वैल्यू। 16 मल्टीप्लाई 41 से हमारे पास 656 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है तो 8 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 128 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 61, तो ये हमारे पास हो जाएगी 976। और अब इन वैल्यूज़ को हम सम करेंगे तो इसका सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2968। तो ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने जो है तो मिनिमम कॉस्ट को फाइंड कर दिया लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।